सब क्लियर बीच है। बीच में होता है। ठीक है, अगर बहुत ही सर दिक्कत आपका आ रही होगी तो सराउंडिंग बता आवाज आ रहा देना। है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ये कम कर देता हूँ। अभी नहीं आएगा, देखो अभी सराउंडिंग आवाज़ कम हो जाएगा। ठीक, चलो चलते हैं इस टॉपिक को। वेक्टर का पहला पेज देखो। वेक्टर सर से अब थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है। ओहो, और बढ़ा देते हैं इसे थोड़ा। अभी देखो, अभी ठीक हो गया आवाज़। हाँ सर अब ये अभी बहुत सही बढ़िया चल रहा आवाज़ है। है। अभी क्लियर है, इंडियन आइडल जैसी आवाज़ आ रही है। ठीक, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज से इसकी शुरुआत होगी। टॉपिक का नाम है, सब पेन पेंसिल एक शांत जगह पे बैठो, स्टेबल हो जाओ। अभी हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर टॉपिक का नाम है, आज की डेट कितनी है वो डाल दो। सेपरेट नोटबुक पेन, रफ में कोई नहीं लिखेगा, फेयर में लिखो सब लोग। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, वो तुम्हारे नोट्स रेफर करो, और कुछ नई चीज़ें अगर मैं बताता हूँ तो तुम्हारे ऑलरेडी जो लिखे हुए नोट्स है उसके अंदर इंक्लूड कर देना, ठीक है। चलो, तो स्केलर क्वांटिटी से शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम वेक्टर दिया, लेकिन हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी पता है हमें, क्वांटिटी के बारे में सबको पता है, फिजिक्स में क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है तो उसके बारे में जानकारी लिखता हूँ। तो क्वांटिटीज़ क्या होती है, क्वांटिटीज़ होती है बहुत इस तरीके की। फोर्स एक क्वांटिटी है, फोर्स है, प्रेशर है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद वॉल्यूम है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, बहुत सारे। यहाँ से थोड़ा आइडिया आ गया। तो हमने क्या किया, इन सभी क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा हमने कैटेगरीज कर दिया। इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ होगी स्केलर क्वांटिटीज़, इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ होगी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है वो पहले समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसको और थोड़ा सा अच्छे से अगर मैं बोलूँगा, ऐसी क्वांटिटी जिसको उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मुझे पता चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको थोड़ा कट करके कोई एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स से एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये देखने के लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। देखो क्या, मैंने पूछा कि आयुष क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम आयुष, कितने बजे है अभी। 12:55। सो 12:55 आयुष का आंसर मिला मुझे, ठीक है। तो उससे मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अच्छा 12:30 या 1 के बीच में कुछ टाइम हो रहा है। 12:45 मतलब मान लेते हैं कि 1 बजे है, 1 PM, उसने बोला टाइम है 1 PM। तो मैंने बोला आयुष तू थोड़ा घर के बाहर आ जा और मुझे बता कि अभी टाइम कितना हुआ है। तो आयुष बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो, घर के अंदर रहे या घर के बाहर रहे टाइम तो उतना ही रहेगा। मैंने आयुष को बोला आयुष छत पे जाके देख टाइम कितना है, तो आयुष बोलेगा सर उतना ही टाइम है। मैंने बोला आयुष थोड़ा तू नीचे बैठ के बता मुझे टाइम कितना है, लेफ्ट में घूम के बता टाइम कितना है, राइट में घूम के बता टाइम कितना है। तो बोलेगा सर क्या बोल रहे हो आप, मतलब क्या है, टाइम को कोई डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी क्या उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने में। हमने कहा नहीं सर, सिर्फ टाइम का मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, 1 PM, 12 बजे, 1 बजे। सो दिस इज 12, 1 ये नंबर है, इस नंबर को क्या कहते हैं हम, मैग्नीट्यूड। मतलब टाइम को सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे, जैसे कि 1 बजा है 1 PM बोलेंगे, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। ठीक है सर, थोड़ा समझ में आ गया। और मैं दूसरा अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट से मैं लेता हूँ कि फोर्स, ये नीचे ब्रिक दिख रही है तुम्हें, ये नीचे ब्रिक। लेट से इस ब्रिक को मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। तो ये ब्रिक को मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये मूव होगी, किसी टेबल के ऊपर रखी हुई ये ब्रिक है। ये ब्रिक थोड़ी देर के बाद क्यों, 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे आ गई थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरा केस बनाया बी, वही सेम ब्रिक है, वही 5 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन मैं अभी उसको दूसरे डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूँ। पहले मैंने लेफ्ट डायरेक्शन से फोर्स लगाया, अभी मैं इसको राइट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये मैंने देखा कि ये मूव हो गई यहाँ पे, इधर आ गई है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या क्या मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने ब्रिक के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ब्रिक मूव हो गई,
मैंने ब्रिक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, इसी के अंदर पूरा वेक्टर का छुपा हुआ है। मैंने ये ब्रिक के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ब्रिक मूव हो गई। इससे मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। कैसे नहीं मिली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन? मुझे बताना पड़ेगा ना कि कौन से डायरेक्शन में ये मूव हो गया। मैंने यहाँ से फोर्स लगाया लेफ्ट से, तो ये यहाँ पे मूव हो गई टूवर्ड्स द राइट। राइट डायरेक्शन से मैंने फोर्स लगाया इसको, तो ये राइट डायरेक्शन में मूव हो गई। अगर मैं लेफ्ट से, पीछे से इसको फोर्स लगाते हो तो लेफ्ट में मूव हो रही है। मतलब फोर्स बताने के लिए मुझे दो चीज़ें बतानी ज़रूरी है। एक तो वो कितने अमाउंट का मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये केस में मैं लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स, और कौन से डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये भी बताना ज़रूरी है। क्यों बताना ज़रूरी है? तभी तो मुझे समझ में आएगा कि ये कहाँ मूव हो रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इसका नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पे है। इसीलिए हमने कहा कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी उसकी सादी वाली डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनके लिए उनको कंप्लीटली उनकी इंफॉर्मेशन बताने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन, ये दोनों बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक क्वांटिटी है ना, वॉल्यूम, उसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखते हैं हम। इस ग्लास के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, इसके अंदर पानी है, लेट से 1 लीटर का पानी मैंने इसके अंदर डाला है। ठीक है, तो मैंने कहा इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है वाटर का 1 लीटर। तो मैंने अभी सोचा, क्या मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली क्या जब मैंने बोला कि इस पानी का वॉल्यूम 1 लीटर है? तो मैंने सोचा कि पानी का क्या डायरेक्शन बताए। पानी को कोई डायरेक्शन होता है क्या, कि पानी मैंने लेफ्ट में डाला, पानी मैंने राइट में डाला, इसकी बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं, उससे कोई इन्फॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हमें तो नहीं मिल रही। तो हमने कहा कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। पानी कितना है? 1 लीटर का है पानी। हम ऐसा किसी को बोलते हैं क्या, 1 लीटर का पानी डाउनवर्ड्स, 1 लीटर का पानी लेफ्ट में है, 1 लीटर का पानी राइट में है? हम कहते हैं कि भैया कंटेनर के अंदर पानी है। सो हमने कहा वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही टाइम का भी हमने किया, टाइम कितना हुआ? तुमने कहा 1 बजे है, 1 बजे लेफ्ट में है, 1 बजे राइट में, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनेगा। तो हमने कहा जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से बताया जाए और उसकी पूरी पूरी जानकारी हमें मिल सकती है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। सर और एक एग्जांपल बताओ, टेम्परेचर। क्या लगता है तुम्हें, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? स्केलर। मेरे रूम में, राइट, मेरे रूम में एसी लगा हुआ है। एसी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या कहते हैं, पूरे रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। एसी चला दो, रूम ठंडी हो जाएगी, मतलब रूम का पूरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी रहा, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट में, 26 डिग्री सेल्सियस राइट में, ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए हमने कहा टेम्परेचर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऑल राइट। तो हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश, बहुत सी बेसिक सी बात समझ में आ गई कि वेक्टर किसको कहते हैं और स्केलर किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, उसे पढ़ लेते हैं। स्केलर की क्या डेफिनेशन हमने बनाई है, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम वगैरह, उनमें से विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, मतलब वो नंबर। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये 25 क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो आगे लिखा है डिग्री सेल्सियस, ये इसका क्या हो गया, यूनिट। टेम्परेचर में सिर्फ बोलो 25, तो उससे कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं। 25 क्या, किलोग्राम, 25 क्या डिग्री सेल्सियस, 25 क्या सेकेंड, वो बताना ज़रूरी होगा। तो हमने कहा कि टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो उसके आगे तुम डिग्री सेल्सियस भी लिखो। इसको क्या कहते हैं, इसका क्या है, ये यूनिट है, दिस इज यूनिट। ठीक है, और ये 25 लिखा, ये क्या है उसका, ये है मैग्नीट्यूड, या उसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड समझ में आया सबको, कुछ नहीं होता, एक नंबर होता है खाली। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ हम मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट भी लिखो आगे, ताकि पता चले कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो।
ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कहते कि 10 डिग्री सेल्सियस की शक्कर मार्केट से लेके आओ। 10 डिग्री सेल्सियस की कभी शक्कर देखी है क्या तुमने? 10 किलोग्राम सही रहेगा, 10 ग्राम सही रहेगा, तो अप्रोप्रिएट यूनिट लिखना भी ज़रूरी है आगे। ठीक है, राइट। आगे चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी को क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड भी रहेगा और इसको क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन भी बताना ज़रूरी होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, नीचे एक एग्जांपल लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो यहाँ पे ये जो 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो ईस्ट लिखा है ये क्या हो गया इसका डायरेक्शन। तब जाके ये पूरी क्वांटिटी की मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। कौन सी क्वांटिटी की? वेलोसिटी। वेलोसिटी बताने के लिए मुझे क्या क्या बताना पड़ा, उसका मैग्नीट्यूड और वो कौन सी दिशा में चल रही है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये तो सबसे नॉर्मल सा तरीका हो गया वेलोसिटी को बताने का, कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। उसको हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। अगर किसी ग्राफ से मुझे एक्सप्लेन करना है इस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की डायरेक्शन में, तो हम कैसे दिखाएंगे? हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाला, हम उसके डायरेक्शन दे देते हैं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या होता है, ये होता है साउथ। ठीक है, अभी मेरा मैग्नीट्यूड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक सूटेबल स्केल ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, हम यहाँ पे स्केल लेते थे ना, बचपन में भी हमने किया है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हम स्केल लेंगे। अगर 20 मीटर पर सेकेंड हम ड्रॉ करने जाए तो हमें ये पूरा पेज भी कम पड़ जाएगा, रास्ते पे जाके हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम कहेंगे कि यार चलो जान दो, थोड़ा आसान कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। मुझे कितना मीटर पर सेकेंड बताना है, 20। तो इसकी लेंथ जो होगी, ये जो यहाँ पे मैं जो लाइन ड्रॉ करूँगा टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी, उसकी लेंथ कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ से यहाँ तक। लेट से ये है 20 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, ये जो एरो है 20 सेंटीमीटर लंबा मैंने ड्रॉ किया, और उसका डायरेक्शन कहाँ दिखाया मैंने, ईस्ट की तरफ। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकली। हालांकि ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन समझने वाली बात है ये। ग्राफिकली किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को दिखाना है तो हमें कुछ बताना पड़ेगा कि ईस्ट है, नॉर्थ में जा रही है, या वेस्ट में जा रही है, या साउथ में जा रही है। तो हमने कहा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटी जो वेलोसिटी है वो ईस्ट में जा रही है, तो हमने ईस्ट की तरफ उसका एरो ड्रॉ किया। कितनी जा रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अप्रोप्रिएट स्केल लेके यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रॉ किया। अभी ये जो एरो है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी हम डायरेक्शन के साथ जब लिखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये पहले लिख लो, मैं इसे मिटाऊंगा अभी, इतना लिख लो, ये ड्रॉ कर लो इतनी चीज़। मैं अभी इसे रब करके सेकेंड वाला एग्जाम्पल वहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जल्दी जल्दी लिखो। चलो कर दो इसे रब। नहीं, डन सर। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड छाप लो जल्दी जल्दी। ओके, चलो अब हम सेकेंड को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे दिया है सेकेंड एग्जाम्पल में, इन दिस सेकेंड एग्जाम्पल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ये डिग्री का सिंबल छूट गया वहाँ पे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैंने देखा नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। अभी इसको कैसे लिखेंगे ग्राफ में, तो पहले तो हम 20 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री है, 45 डिग्री ड्रॉ करना है मुझे।
तो मैंने यहाँ पे ये जो 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब 20 सेंटीमीटर का एरो बना दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम 20 मीटर पर सेकेंड। अभी बात आती है जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री हम ये ऊपर से लिखेंगे या ये 45 डिग्री हम नीचे से लिखेंगे। तो समझो बात को, नॉर्थ ऑफ ईस्ट पूछा है, ठीक है। जब नॉर्थ ऑफ ईस्ट पूछा है तो हमें जनरली लगता है सर नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जाएंगे, उल्टा होता है एक्चुअली में, ये उल्टा लिखते हैं हम। ईस्ट से शुरुआत करते हुए हम नॉर्थ की तरफ एंगल मेजर करेंगे। लिखा हुआ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ड्रॉ करते वक्त हम ईस्ट से शुरुआत करेंगे और इस एरो को हम नॉर्थ की तरफ एंड करेंगे। कितना डिग्री ड्रॉ करना है? 45 डिग्री। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे ये 45 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही बेसिक सी बातें मैंने बता दी तुम्हें। 20 मीटर पर सेकेंड, इसलिए हमने 20 सेंटीमीटर का एरो रिप्रेजेंट किया और ये जो 20 सेंटीमीटर का एरो विल बी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। नॉर्थ ऑफ ईस्ट 45 डिग्री पे, तो ईस्ट से शुरुआत करेंगे, नॉर्थ तक ख़त्म करेंगे। नॉर्थ तक ख़त्म करेंगे मतलब जहाँ पे एरो हमें मीट होगा वहाँ तक। कितना? 45। यहाँ पे 30 डिग्री लिखा होता तो यहाँ से 30 डिग्री मेजर करके वो हम यहाँ पे प्लॉट कर देते, ठीक है। ये तो बहुत सी बेसिक बात होगी। आगे चल के हम इसको फिल्टर करते 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 हुए एक ऐसे लाइन में इक्वेशन लिखेंगे, उससे हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि बार बार हमें ये ग्राफ में दिखाना ना पड़े। इस जो सेकेंड, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं आगे चल के। हमेशा हम ग्राफिकल फॉर्म में लिख नहीं सकते, इसको काफ़ी टाइम चला जाएगा। हम कहते हैं कि सिंपल फॉर्म में इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, आगे चल के उसे हैंडल करते हैं, ठीक है। चलेंगे, पहले देखते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, दिखाओगे कैसे? हमने जस्ट अभी देखा, पहले एग्जाम्पल में, लास्ट स्लाइड में गया, पहला एग्जाम्पल मैंने देखा 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अगर बिना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करे भी मैं इसे दिखा सकता हूँ। मैंने दिमाग में देखा, ईस्ट हम जनरली कहाँ दिखाते हैं? राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एरो हम सीधा सीधा ऐसे दिखाएंगे। हमेशा मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल का अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर दिखाना है तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एरो का इस्तेमाल किया। सो एरो इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे कौन सी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो? हम कहेंगे वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ यही डायरेक्शन में क्यों ड्रॉ किया सर? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन अगर ग्राफिकली तुम ड्रॉ करोगे तो हम राइट डायरेक्शन में उसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? अभी भी वेलोसिटी है। कितनी है वो? 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने उतने लेंथ का एरो निकाल दिया। कौन से डायरेक्शन में? 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उसको सेपरेटली हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अभी इस एरो की खासियत क्या है? एरो को दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है? ये जो नीचे वाला है उसको कहेंगे हम एरो की टेल है, और ये जो एरो हेड है इसको कहेंगे ये जो वेक्टर का ये क्या है? हेड है। अभी तुम देखोगे यहाँ पे ये जो हेड मैंने ड्रॉ किया है वो डायरेक्शन उस दिशा में जा रहा है, जैसे उंगली दिखाते हैं ना, यहाँ पे है। एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। कामेश बेटा माइक बंद कर। सो ये जो एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस डायरेक्शन में ये क्वांटिटी जा रही है। यहाँ पे देखो, ये एरो हेड से पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी यहाँ पे जा रही है, ठीक है। अगर हम गलती से इस एरो को यहाँ पीछे की तरफ दिखाएंगे तो मीनिंग उल्टा हो जाएगा। ये सिग्निफाई क्या करेगा, ये पीछे वाला एरो की क्वांटिटी वेस्ट में जा रही है, तो गलत रिप्रेजेंट हो गया ये, ठीक है। सो बात की एक बात यहाँ पे क्या है कि हम वेलोसिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को एरो से इंडिकेट करते हैं। ग्राफिकली जब हमें दिखाना पड़ेगा हम उसको एरो से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो पिछले के साइड में, पीछे आगे एक एग्जांपल नया लेते हैं। लेट से कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करना है फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन ईस्ट। लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी लिया था, इस बार मैं फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ। क्यों? फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है 5 न्यूटन ईस्ट और दूसरा फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन ईस्ट, ऐसा मुझे एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं?
तो हमने कहा कि अच्छा 5 न्यूटन है ना, कुछ अप्रोप्रिएट हमने स्केल ले ली, हमने एरो दिखाया, ईस्ट डायरेक्शन हमें पता चला अभी ये होता है, उसके ऊपर लिख दिया मैंने 5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन कहाँ है, ये एरो का हेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायरेक्शन। सर अभी 10 न्यूटन कैसे निकालोगे आप, हम देखना चाहते हैं। सो 10 न्यूटन के लिए एरो थोड़ा बड़ा निकालेंगे हम, दिस इज 10 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, ईस्ट की तरफ। मतलब क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी उतना एरो का साइज भी बड़ा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और कोई क्वांटिटी लेट से इधर जा रही है, तो उस डायरेक्शन में इधर जा रही है, मतलब उसको बोलना पड़ेगा ना कि कितने डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से जा रही है, ये कैसे जा रही है, तो वो हम आगे चल के बताएंगे कि हम एंगल के फॉर्म में इसे बताते हैं, आई जे के कुछ सिंबल यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसका भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन आगे जाके देखा कि ये जो ईस्ट वेस्ट इनको हम कुछ स्टैंडर्ड सिंबल से इंडिकेट करते हैं, वो सिंबल होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आगे रास्ते में हमें मिलेंगे तब उसकी बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये स्लाइड से एक सबक हमें मिलती है कि वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना बड़ा वेक्टर रहेगा उतना एरो की लेंथ हम बड़ी कर देते हैं। हमने कहा सर फाइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? चलूँ मैं आगे? हाँ सर। चलो तो हम आगे आ गए। ओके, अब ये स्लाइड में क्या किया हमने, लेट्स से ये 3 एरो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, वेलोसिटी के एरो है ये। लेट्स से ये यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? एक तरीका ऐसे होता है जो हमने लास्ट में लिखा, कैसा, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये लिखने का एक तरीका हो गया। लेकिन हम मैथमेटिकली जनरली ऐसा नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी उसके ऊपर उसका एरो लगा देंगे, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना है इसका 20, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट के लिए हमने एक सिंबल प्री डिफाइन करके रखा है आई, और उसके ऊपर एक हम ऐसी कैप लगा देते हैं। ठीक है, समझेंगे बात को। ठीक है, अगर कोई वेलोसिटी ऐसे ऊपर जा रही है, लेट्स से दिस इज़ अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये वाई डायरेक्शन में जा रही है। तुम कह सकते हो कि वाई डायरेक्शन में जा रही है, कोई कहेगा सर ये अपवर्ड जा रही है, कोई इसे कहेगा सर ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो हमने कहा कि ये नॉर्थ, अपवर्ड, वाई डायरेक्शन ये सभी हटा दो, मैं एक सिंबल बता देता हूँ तुम्हें, उस सिंबल से तुम इसे रिप्रेजेंट करो। वो क्या सिंबल है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, ये इसके लिए ड्रॉ किया मैंने ए, और ये बी के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे बी एग्जाम्पल। सो वी के ऊपर मैंने एरो दिखा दिया, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 15। ऊपर जो डायरेक्शन है, जो वाई डायरेक्शन है या नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके लिए हमने एक सिंबल डिफाइन किया जे, और उसके ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं। तो ये कैप क्या होती है, कैप को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर देते हैं, हम आई जे के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा सर, आई जे के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लो। ये क्या होता है, जैसे तुम्हें एक्सिस पता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, ये ऊपर क्या लिखते हैं हम प्लस वाई लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं माइनस एक्स लिखते हैं, नीचे जाने वाले कोई भी नंबर से नीचे के नंबर्स हम माइनस में लिखते हैं ना, -1, -2, -3, तो ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे था v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, अगर हम ईस्ट वेस्ट ना लिखते हुए एक्स वाई के तरफ लिखेंगे तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो कभी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आ रहा है, कभी हम ईस्ट कह रहे हैं, तो हमने कहा रुको, हम इसको अभी से कहेंगे जो क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन में जाएगी वो आई कैप से रिप्रेजेंट होगी। आई कैप क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है, कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्वांटिटी जा रही है इसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, या ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है इसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, या कोई कहेगा ये जो राइट हैंड डायरेक्शन में जो एरो है उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, उसका डायरेक्शन बता रहा है। वाई डायरेक्शन के लिए हमने सिंबल लगाया जे क्या, वाई डायरेक्शन के लिए बोलो या नॉर्थ के लिए बोलो या अपवर्ड के लिए बोलो, हमने सिंबल क्या लगाया जे क्या।
अगर मैं पूछता हूँ माइनस एक्स डायरेक्शन में जो कोई पीछे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा या वेस्ट की तरफ जाएगा, तो उसके लिए क्या सिंबल होगा? जो प्लस एक्स के लिए आई कैप था, माइनस एक्स के लिए माइनस आई कैप रहेगा। सो इसको हम कहते हैं माइनस आई कैप से उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही नीचे कोई क्वांटिटी जा रही है, जैसे कि साउथ डायरेक्शन में जा रही है, उसको हमें ये सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस जे कैप। ठीक है, तुम कहोगे सर आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन के तुम्हारे आंखों की तरफ आ रहा है, मतलब अपवर्ड आ रहा है, वो जेड एक्सिस होता है, वो जेड एक्सिस में नहीं दिखा सकता क्योंकि 3D क्लास नहीं है हमारी। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ना ऐसे दिखा देते हैं ताकि 2D में हम इसे ड्रॉ कर सकें। एक्चुअल में ये कैसा है, ये लाइन कैसी है, ये जेड एक्सिस ऊपर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। तो जेड एक्सिस के लिए हमने सिंबल यूज किया के कैप। सो फॉर जेड एक्सिस द सिंबल विच वी आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज के कैप। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड डायरेक्शन के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस साइन लगा के माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप अप्रोप्रिएटली। ठीक है, आगे चल के ये हमें और जगह पे मिलेंगे, तब हम इसको डिटेल में देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड का टेक अवे क्या है कि एरो से तुम रिप्रेजेंट करते हो, बहुत अच्छी बात है। एरो से ना रिप्रेजेंट करते हुए तुम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने कहा कि यार ये तो बोरिंग सा लग रहा है। मैथमेटिक्स वालों को लगा, उन्होंने कहा कि यार इसको ना ईस्ट वेस्ट को हटा दो, इसके चक्कर में कौन पड़े। आई जे के आपके फॉर्म में कोड भाषा में कोडिंग होती है ना, लैंग्वेज की कोडिंग, C++, वैसे हमारी मैथमेटिक्स की भाषा में वेक्टर को हम कैसा लिखेंगे, 20 आई कैप। सो 20 आई कैप देखते ही तुम्हें क्या दिमाग में आएगा कि अच्छा ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, जो कुछ उसका यूनिट होगा वो कौन से डायरेक्शन में चल रही। तुम कहोगे आई कैप है ना सर, हाँ मतलब वो राइट डायरेक्शन में यहाँ चल रही है ऐसी। तो अगर यही इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूँ v इज इक्वल्स टू 20 आई कैप, क्या तुम इसका वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो क्या? तुम कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल, ऐसा करो और ऐसा एरो लगा दो और उसके ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड लिख दो, सिंपल। ठीक है, सो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये समझने के लिए पहले हमने ये एरो वाला का चक्कर समझा और उसके समझने के लिए हमने ये वाला नीचे वाला चक्कर समझ लिया। ठीक है, जितना यहाँ से टेक अवे ले सकते हो उतना जल्दी जल्दी छाप लो। 20 सेकेंड के बाद मैं आगे चलता हूँ, फिर कुछ दिक्कत हो तो पूछो मुझे। सर यस, मतलब आपने अभी मतलब जे के बोला था ना, तो नॉर्थ मतलब जे, ईस्ट मतलब आई, और यस, अगर वो पिछले वाले एग्जांपल जैसे नॉर्थ ईस्ट जाता है तो आगे करते हैं उसे। मतलब कोई क्वांटिटी, कामेश क्या कह रहा है सर, अगर ऐसा कोई एरो जा रहा है तो क्या करेंगे, आगे बताता हूँ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लिखेंगे, आई प्लस जे के कॉम्बिनेशन से। वो के में नहीं आएगा? वो के में कहाँ जा रहा है, वो 2D में जा रहा है ना, के में नहीं जा रहा है तो के उसका 0। अच्छा आएगा, वो आगे आएगा। ठीक है, चलो आगे। बॉयज एंड गर्ल्स लिखना रिप्लाई दो मुझे। कृष्णा, ईशा, अभिषेक, पार्टिसिपेट। हो गया एक सर। मिनट सर। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो। इसके रिगार्डिंग अब एक जानकारी, ये सबसे ज़रूरी है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेक्टर लगा दिया। ठीक है, फिलहाल के लिए हम एक ही वेक्टर से काम चलाएंगे, बाकी के वेक्टर में हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। कौन सा वेक्टर बनाएंगे इसको, फोर्स बनाएंगे। फोर्स ही एक सिंपल लगता है, फोर्स बोल दो, एक्सेलरेशन दे दो। चलो, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से दिस एरो रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एरो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अगर इस एरो को मैं उठा के, इस एरो को यहाँ से उठा के ऐसे कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तभी भी इसका मीनिंग 1% से चेंज नहीं होगा। इसका मैंने क्या चेंज किया,
इसकी मैंने बस यहाँ से उठा के पोजीशन यहाँ पे रख दी। वेक्टर कब चेंज होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड और जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तब हम कहेंगे कि वेक्टर चेंज हो गया। यहाँ पे सिर्फ मैंने उसकी पोजीशन चेंज की है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, लेट्स से कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसकी लेंथ लेट्स से है 2 सेंटीमीटर। मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, अभी भी उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मतलब इसके मैग्नीट्यूड में मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं की। दूसरी बात, लेट्स से ये एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे देखो ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री। तो इससे क्या पता चलता है सर? मतलब जब हम आगे चल के देखेंगे हमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कुछ हेरा फेरी करनी पड़ेगी, तब ये हमें काम में आएगा। क्या काम में आएगा? क्या बोल रहा था मैं कि अगर कोई वेक्टर को उसके पोजीशन से तुम दूसरे पोजीशन में लेके जाओ, लेकिन एक उसकी चीज़ याद रखना कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन उतना रखो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर तुम उसको यहाँ पे बताओ या यहाँ पे बताओ या इधर नीचे बताओ, कोई फ़र्क नहीं गिरता। ठीक है, इसको कहते हैं हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। ठीक है, ऑल राइट। और इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का मीनिंग भी क्या होगा कि उसका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं इसके पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से इसके पैरेलल में इसका कोई एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूँ दूसरे कलर से, ठीक है, ये ऐसा, वो भी 30 डिग्री पे है और उसका एक्सेलरेशन भी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए और बी ये जो दो वेक्टर है, क्या ये इक्वल वेक्टर रहेंगे? तो हमने कहा हाँ सर, बिल्कुल इक्वल वेक्टर ही है वो। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और दोनों वेक्टर का एंगल भी 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो डायरेक्शन मतलब एंगल, डायरेक्शन कैसे बताओगे? डायरेक्शन हम एंगल से ही बता सकते हैं ना यहाँ पे। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होंगे, तो उन दोनों वेक्टर को यहाँ पे, इन दोनों वेक्टर को हम कहेंगे दीज आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये एक बात होगी। और उसके पहले मैंने क्या बताई कि कोई भी वेक्टर को वहाँ से उठा के यहाँ रख दो, या ये दूसरे वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, और मैं तुम्हें पूछता हूँ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या अभी भी इक्वल वेक्टर है? तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, हाँ या ना? व्हाट ही सेज, क्या कहते हो? अभी भी दोनों? हाँ सर। बस इतनी सी बात कहनी थी, उसके लिए हमने 5 मिनट लगाए। ठीक है, आगे चले अभी। ओके, हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर डिस्कस्ड एप्लीकेशंस फॉर सिमिलर क्वांटिटीज। मतलब इसका एक एग्जांपल देखो। ठीक है, क्या ये सही रहेगा? क्या तुम्हें मुझे बताना है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मैं दूसरा एरो निकाल रहा हूँ विद द सेम मैग्नीट्यूड 30 डिग्री पे, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फोर्स इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। क्या इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं क्या? ना, नहीं सर, नहीं क्योंकि सर। यहाँ पे सर आपने एक्सेलरेशन लिया और यहाँ पे क्या लिया, फोर्स लिया। एक्सेलरेशन अलग क्वांटिटी है, फोर्स एक अलग क्वांटिटी है, तो इसको कंपेयर करना ही मतलब इलॉजिकल होगा ना। मतलब मैं कहूँगा कि तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारी साइकिल दोनों को कंपेयर करो, क्या कंपैरिजन करोगे साइकिल और लैपटॉप में? दोनों का पर्पस अलग है, दोनों का यूटिलाइजेशन अलग है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करना गलत होगा, इलॉजिकल होगा। ठीक है, तो हम आगे चल के देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। इतना ध्यान रखते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक है, वेक्टर की एडिशन हम देखेंगे, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम कैसे ऐड करेंगे उसकी हम बात करेंगे। हमें क्या क्या पढ़ना है आगे का थोड़ा रोड मैप समझ लो, समझने में, डाइजेस्ट करने में और मेरे साथ चलने में आसानी हो जाएगी। वेक्टर टॉपिक में सबसे ज़रूरी है एडिशन। वेक्टर की एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन में ही सब्ट्रैक्शन आ जाता है, एक ही प्रॉपर्टीज से चलते हैं इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दूसरा हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वेक्टर का हम डिवीजन एज सच नहीं करते, डिवीजन जैसे कोई तरीका होता नहीं है। सो हम ये पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, और उनके रिगार्डिंग जो जो नई बातें हमें आते जाएगी हम वैसा पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन करने के दो तरीके हैं।
ठीक है, मतलब ये ज्योमेट्रिक मेथड है, मतलब ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करके तुम वेक्टर को ऐड कर सकते हो वो तरीका होता है, उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मेथड में पहले वो समझ लेंगे, ट्रायंगल रूल हमें मिलेगा, थोड़ा सा ट्रेलर बता रहा हूँ, ट्रायंगल रूल से वेक्टर के एडिशन हम कैसे करेंगे। और दूसरा एक रूल होता है पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, मतलब ग्राफिकली वेक्टर की एडिशन करने के लिए मेरे पास दो रूल है, एक पैरेललोग्राम रूल और एक होता है ट्रायंगल रूल। ठीक है, पहले तो जानकारी ले लेते कि वेक्टर एडिशन होता कैसे है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, दिस इज़ अ ब्रिक विच इज़ अ ब्रिक ऑफ 2 kg, और ये जो दूसरी ब्रिक है वो है 3 किलो की ब्रिक है। तो मैंने कहा कि ब्रिक 2 किलो की, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। सबको पता है ना मास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी सर एक एग्जांपल दे दो ताकि हमें समझ में आए। मतलब मैंने तुम्हें कहा कि 2 किलो शुगर लेके आओ, तो तुम जाओगे 2 किलो शुगर लेके आओगे, तुम ऐसा नहीं कहोगे सर ईस्ट डायरेक्शन वाली शुगर या नॉर्थ डायरेक्शन वाली शुगर। तो मास बताने के लिए एक ही पैरामीटर सफिशिएंट था, एक ही इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी, वो क्या है उसकी मैग्नीट्यूड। तो हमने कहा कि हाँ भाई मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ अभी समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूँगा कि इनकी एडिशन करो, 2 किलो प्लस 3 किलो एक के ऊपर एक रख दो, आंसर कितना मिलेगा, 5 किलो। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी को हम ऐसे ही ऐड कर देते, 3 + 2 4 + 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है देखेंगे आगे। अगर मैं कहता हूँ कि चलो ये तो स्केलर का एग्जाम्पल हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये स्केलर एडिशन हो गया। ठीक है, हम अभी वेक्टर की एडिशन सीख रहे हैं, वेक्टर के सेट ऑफ रूल्स भी पढ़ेंगे आगे चल के। यहाँ पे लेट से कि ये है 2 न्यूटन का फोर्स और ये है 3 न्यूटन का फोर्स। टू मेक इट क्लियर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, इस बॉक्स के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का। कोई बॉक्स है टेबल पे रखा हुआ है, एक दोस्त है वो और मैं, हम दोनों इस ब्लॉक को खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं, खींच नहीं रहे पुश कर रहे हैं। वो लगा रहा है, वो कमज़ोर है, पतला दुबला पतला है, वो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मैंने लगाया 3 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो हमारे दोनों का कुल मिला के फोर्स कितना हो गया, तो तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, 3 + 2 5 न्यूटन, सो 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कितना आएगा, 5 न्यूटन। फेयर इनफ, ये रही वेक्टर एडिशन। सर क्या डिफरेंस है, कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है, आपने मास को भी उसी तरीके से ऐड किया, यहाँ पे फोर्स को भी उसी तरीके से ऐड किया। अब मज़ा थर्ड सिचुएशन में आएगा। थर्ड सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक को, सेम ब्लॉक को, ठीक है, थोड़ा एक स्टेप क्लैरिटी में, यहाँ पे हमने इसे ब्लॉक को रख दिया। ठीक है, पहली बात सेकंड स्टेप में मुझे, सेकंड एग्जांपल में मुझे बताओ, जब मैंने 3 और 2 न्यूटन हम दोनों ने मिला के फोर्स लगाया तो बॉडी कहाँ मूव होगी, राइट में मूव होगी या लेफ्ट में मूव होगी, राइट में मूव, राइट में मूव हो जाएगी। तो बॉडी थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी, बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों ने एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, वी बोथ हैव अप्लाइड द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है सर, ओके। थर्ड केस में हमने क्या किया, थर्ड केस में मेरे दोस्त ने यहाँ पे फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, मैंने इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया इधर 3 न्यूटन का। ठीक है, इस केस में मैं 3 + 2 = 5 न्यूटन ये तरीका नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया है किसी दूसरे डायरेक्शन में और मेरे दोस्त ने किसी दूसरे डायरेक्शन में सेम ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया है। अगर तुम देखोगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके, ये ब्लॉक थोड़ी देर बाद यहाँ पे मूव होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये इनिशियली यहाँ पे था, ये 2 न्यूटन और 3 न्यूटन अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद फाइनली ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। हुआ क्या यहाँ पे, समझने वाली क्या बात है, समझदारी वाली बात यहाँ पे क्या है, मेरे दोस्त ने फोर्स इधर लगाया और मैंने फोर्स इधर लगाया, लेकिन ये बॉडी का मूवमेंट किसी तीसरे डायरेक्शन में हो गया इधर। इसका मतलब कि अगर 2 फोर्स या 2 से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो रिजल्टेंट बॉडी का जो मूवमेंट है वो किसी तीसरे डायरेक्शन में भी हो सकता है।
ये हमने सोचा, हमने कहा अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अभी इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करें। हम हमेशा ये ग्राफ, ये ब्लॉक, ये कहाँ मूव होगा, ये कितना लगेगा, ये सब पिक्चर नहीं बना सकते हमेशा, हमें इसका मैथमेटिक्स पढ़ना है। और हमने ये भी समझ लिया कि यहाँ पे 3 + 2 = 5 न्यूटन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 2 न्यूटन का फोर्स और मैं जो 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों का डायरेक्शन अलग है। सेकंड केस में अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे भी दोनों फोर्स थे, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो जब मैंने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो मैंने नॉर्मल सा एडिशन वहाँ पे किया, इसको स्केलर एडिशन कहेंगे हम। नॉर्मल सा एडिशन यहाँ पे हो पाया। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, तो मैंने देखा कि अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर क्वांटिटीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट होती है सिंगल पॉइंट पे या सिंगल बॉडी पे, तो ये बॉडी का जो फोर्स है या बॉडी के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, ये फोर्स कितना होगा, ये 3 न्यूटन होगा या 2 न्यूटन होगा या 5 न्यूटन होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कौन से डायरेक्शन में ये बॉडी का मोशन होगा, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके तौर तरीके हम सीखेंगे। पहला सबसे बेसिक, सबसे कम यूज़ होने वाला तरीका है ज्योमेट्रिक मेथड। सर कम यूज़ होने वाला है तो ये क्यों पढ़ना, क्योंकि यही से एडवांस में जाने का रास्ता है। दिस इज़ द ओनली वे टू अप्रोच टू द एडवांस कॉन्सेप्ट। इसलिए ज्योमेट्रिक मेथड से हम शुरुआत करते हैं। ये सबसे बेसिक, आज हमने पढ़ा वेक्टर का, कल हम इसे डिटेल में स्टार्ट करेंगे। द टाइम विल नॉट बी सफिशिएंट टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगुलर रूल। इसे हम कल शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये आज का लेक्चर सबसे बेसिक था, सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन वेक्टर के बारे में हमें मिल गई यहाँ से, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। हेलो सर।